Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. This is Madhav Saran Pathak from Department of Law. Today I am going to deliver a lecture on Law of Torts. और ये जो लेक्चर रहेगा वो अपकृत्य विधि के बेसिक्स इंट्रोडक्शंस के बारे में. We will discuss various schemes or various types of tort. We will discuss elements of tort. We will cover in a small way all syllabus. So in my PowerPoint presentation I had include this topic 10 topics. First one is introduction, second is meaning and definitions, essential element of tort, principles of tort, kinds of tort, liabilities in tort, remedies in tort, exceptions of tort. This topic is also known by justification of tort 2. Ninth point is about decided cases, and last is conclusion. Introduction. In this topic I am going to told you about the historical background and from beginning to present हाउ इट इज़ वर्किंग, कैसे ये टॉर्ट का कॉन्सेप्ट आया और कैसे क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे. टॉर्ट के अंतर्गत आपके दो चीज़ें आती हैं, प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग. इन बिगनिंग जब शुरुआत हो रही थी, सोसाइटीज़ की शुरुआत हो रही थी, वहाँ पर कॉन्सेप्ट उस टाइम पे क्या थे, एक लिमिटेड लॉज थे, इबी रेमेडी उबी जस. जिस हमारा जो लॉ था इन इंडिया में आपका स्मृति में टेक्स्ट बुक्स में कवर्ड था. आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, वहाँ पे एक जो क्वीन रहती है वो कहती है जो मैं कहूँगी वही शासन, या जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वही शासन है, और हमारे यहाँ का जो लॉ है लिमिटेड लॉ है उसी के अकॉर्डिंग आई विल पनिश और आई विल provide justice by that way. So on that time there is concept of ibi remedy ubi jus. जितना मेरे पास उपचार है, जितना मेरे पास रिलीफ है, उतने ही आपके राइट्स होंगे. उस समय के हिसाब से वो ठीक था, लेकिन एट प्रेजेंट स्थिति ये है कि हम नहीं कह सकते कि इस कॉन्सेप्ट को आज की डेट में इन्फोर्स किया जाना चाहिए. इबी रेमेडी उबी जस मतलब आज की समाज में बहुत सारे राइट्स बढ़ गए हैं. आप लोग देखते हो कि आर्टिकल 21 के बारे में जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हो तो ऐसे इतने सारे राइट्स, राइट मेडिकल एड, राइट लाइक एजुकेशन, लाइक अदर एक्टिविटीज़, वी हैव अलॉट राइट्स. अगर हम उनके कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू फॉलो करते तो आज जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता. सो ऑन दैट टाइम इन एंशिएंट एरा देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ इबी रेमेडी उबी जस, एंड नाउ एट प्रेजेंट in India and in all world there is a various concept regarding the justice, regarding the rights, because हमारे पास एक राइट नहीं है, कई अधिकार हैं, और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को उपचारों की भी आवश्यकता है. तो वर्तमान में जो सोसाइटी ने अडॉप्ट किया वो यूबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है. जब कभी भी मेरे राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो लॉ आपको रेमेडी भी प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल आजकल आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में सुनते हैं, रिट पिटिशंस के बारे में सुनते हैं, किसी व्यक्ति को बंधक कर दिया जाता है तो उसके लिए भी रिलीफ है, एक्सीडेंट क्लेम हो जाते हैं तो उसके लिए भी रिलीफ है, किसी कंज्यूमर के साथ ठग कर लिया जाता है तो उसके लिए भी रिलीफ है. सो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन, यूबी जस इबी रेमेडी. और जो टॉर्ट का टॉपिक है वो टॉर्ट के टॉपिक में आपको मेनली 4 कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़ लिए तो ये टॉर्ट आपको पूरा समझ में आता है. पहला टॉर्ट, दूसरा टॉर्ट यदि हो रहा है तो रेमेडीज़ क्या हैं, इसके बाद मेरी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, कौन लाइबिल होगा उसके लिए, और लास्ट है जस्टिफिकेशन. हो सकता है कि मैंने जो कृत्य किया है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल ही ना हूँ, हो सकता है मेरे नौकर ने कोई काम किया है तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे. तो इसलिए अगर टॉपिक को आप जब समराइज वे में पढ़ते हैं तो इन 4 टॉपिक्स को आपको आसानी से समझ सकते हो. आप टॉर्ट को कभी आपको टेक्स्ट बुक ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. अगर आप टॉर्ट का मीनिंग जानते हो,
टॉर्ट का मीनिंग जानते हो, कितने प्रकार के टॉर्ट होते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बना लीजिए। रेमेडीज़ क्या मिल सकती हैं? अगर टॉर्ट होगा तो आपको रेमेडी मिलेगी, और जो रेमेडी मिलेगी तो लाइबिलिटी कौन है उसके लिए, उस लाइबिलिटीज़ के बारे में आप पढ़ लीजिए। जस्टिफिकेशन, अगर मैं लाइबिल नहीं हूँ तो मैं एक्सेप्शन के अंदर जाके उस टॉर्ट से अपने आप को निजात दिला लूँगा। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट टॉर्ट। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने स्लाइड बनाई है आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस में और टॉर्ट में मोस्टली राइटर होते हैं आपके सामंड, फ्रेजर, विनफील्ड या एनालिटिकल स्कूल्स के कुछ राइटर्स होते हैं। तो इनमें से कुछ राइटर्स की डेफिनेशन मैंने सामंड की, फ्रेजर की और विनफील्ड की, इन तीन की डेफिनेशन इसके अंतर्गत दी है। मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो मीनिंग जो है, इसकी जो ओरिजिन है टॉर्ट की, टॉर्ट का ओरिजिन टॉर्टम वर्ड से हुआ है। टॉर्टम वर्ड का मीनिंग क्या है? टू ट्विस्ट, टू ट्विस्ट, टू क्रुक और टू अनलॉफुल, एनी एक्ट विच इज अनलॉफुल अगेंस्ट पब्लिक और प्राइवेट, दैट इज टॉर्ट। इसमें लिखा है मैंने, द वर्ड टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म टॉर्टम विच मीन्स टू ट्विस्ट। Thus, the tort means a conduct which is not straight or lawful, but on the other hand, twisted, crooked and unlawful. इसके अलावा मैंने 3 डेफिनेशन इसमें दी गई हैं। एक डेफिनेशन आपकी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत भी आता है। जब आप इंडियन लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेक्शन 2 में आपको टॉर्ट की डेफिनेशन मिलेगी, और टॉर्ट की डेफिनेशन भी लगभग सामंड की और विनफील्ड और इन लोगों को मिलाकर बनाई गई है। देख लेते हैं एक एक करके डेफिनेशन। अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। इन्होंने यही बोला है जो कि कोई सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कॉमन लॉ में रेमेडी है। रेमेडी कैसी होगी? लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकती है और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। यदि कोई रॉन्ग होगा तो उसके लिए रेमेडी होगी। और रिविंग, यहाँ पे ये जानना बहुत आवश्यक कि सिविल रॉन्ग क्या होता है। आप जानते हो सिविल रॉन्ग 2 वर्ड से मिला है। सिविलियंस जो रॉन्ग कर रहा है, एक सिविलियन के नाते आपका काम है कि आप सारे लॉज को फॉलो करें, और लॉज को फॉलो करने में यदि आप रॉन्ग करते हो, मेरा जो अधिकार है वो किसी का कर्तव्य है, और जो किसी का कर्तव्य है वो मेरा अधिकार है। यदि मेरे अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करेगा तो मुझे उसको क्या बोला जाएगा? सिविल रॉन्ग बोला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग दिमाग में दे लीजिए कि जो अपकृत्य है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये किन रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। ये रेमेडीज़ आपको पेनल्टी नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कुछ आप आगे चलकर टॉर्ट के काइंड्स पढ़ोगे, वहाँ पे आप मानहानि के बारे में पढ़ोगे, तो आप देखते हो कि आईपीसी में मानहानि को पनिशेबल बनाया गया है। इसके अलावा कुछ लोग कंपनसेशन की मांग करते हैं। आज हम फेसबुक पर देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, या अदर सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी के बारे में भी लिख देता है और वो कहते हैं कि इट इज़ माई फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत कर रहे हैं आप, लेकिन वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं है। वो क्या है? आप किसी न किसी के बारे में अगर आप सत्य कथन कर रहे हो, दैट इज़ ट्रू। इफ़ यू आर राइटिंग इन न्यूज़पेपर, इफ़ यू आर राइटिंग इन फेसबुक एंड द मैटर इज़ ट्रू, देन इट इज़ नॉट डिफॉर्मेशन। बट इफ़ यू आर राइटिंग विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, और इस प्रकार से आप कर रहे हो कि जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, यू हैव नो एविडेंस अबाउट दैट, देन इट बिकम अंडर डिफॉर्मेशन। सो इफ एनी वन इज कमिटिंग डिफॉर्मेशन, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट इन क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स ऑल्सो। जब आप सिविल मैटर्स के अंतर्गत मानहानि के लिए कोई क्लेम करते हैं तो वो क्या होती है? वो टॉर्ट होती है, और टॉर्ट के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, डैमेजेस मिलेंगी, या फिर आपको इंजंक्शन मिलेंगे, इस प्रकार से। तो टॉर्ट को इतना याद रखना कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग है। और यदि कोई व्यक्ति जो सिविल रॉन्ग करता है उसके लिए रेमेडी के रूप में आपको कंपनसेशन वगैरह मिल सकता है। Fraser also defined the tort in this way: the tort is the infringement of right of a private individual giving a right of compensation at the suit
ऑफ द इंजर्ड पार्टी। सो फ्रेजर ने भी यही कहा है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होना चाहिए, किसी के व्यक्ति के आपके राइट को वायलेट करते हो, उनके राइट्स को इंटरफियर करते हो, तो वहाँ पर टॉर्ट में क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा और वो सूट फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है। इसके बाद आता है विनफील्ड की डेफिनेशन। विनफील्ड भी एक अच्छे जुरिस्ट थे टॉर्ट के, जुरिस्प्रूडेंस के। उन्होंने भी टॉर्टियस लाइबिलिटी के माध्यम से टॉर्ट को डिफाइन किया है। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच ऑफ redressable by an action for unliquidated damages। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के आप अधिकारों को इन्फ्रिंज करते हैं या वायलेट करते हैं तो वहाँ पर टॉर्ट के माध्यम से आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि आपने जो क्षति उसको पहुँचाई है उसकी क्षतिपूर्ति आप दें। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लिमिटेशन एक्ट की जो लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, उसमें भी सेक्शन 2 में अपकृत्य को डिफाइन किया गया। टॉर्ट को आपको बता दूं हिंदी में अपकृत्य भी बोलते हैं। अपकृत्य के बारे में ही लिखा है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। जो सिविल रॉन्ग आपके सामान्य बताया सिविल रॉन्ग है, और जिसके अंतर्गत ट्रस्ट के संबंध में, और साथ में एक वर्ड और यहाँ पे विच इज टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली इंक्लूड लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट के नियम पर ये इस प्रकार की कोई ब्रीच होती है तो ट्रस्ट के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, तो ट्रस्ट एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। यदि कॉन्ट्रैक्ट के किसी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान लागू होंगे। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ एंड मीनिंग ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। जैसा कि हमने डेफिनेशन से देखा, देयर मस्ट बी सिविल रॉन्ग एंड रेमेडी शैल बी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कोई सिविल दोष होगा और उसके लिए जब कोई सिविल दोष किसी को कॉज करता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को अनलिक्विड अनिर्धारित नुकसानी दी जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आता है। ना तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ना ट्रस्ट आएगा, ना अदर लाइबिलिटी। यदि किसी लॉ में स्पेशली किसी चीज़ के बारे में प्रावधान किया गया है तो वो उस पर्टिकुलर लॉ से होगा, लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति बनती है कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा और उसको टॉर्ट कॉज किया गया है, देन लॉ ऑफ टॉर्ट शैल बी अप्लाइड। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जब कभी कोई लॉ काम नहीं कर रहा है तब आप टॉर्ट के माध्यम से क्या पा सकते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हम आपकी मानहानि कर देता है कोई, तो कहीं पे कोई ऐसा लॉ नहीं है, इसलिए हम टॉर्ट के माध्यम से उस मानहानि को ले सकते हैं। आपका कोई प्राइवेट अधिकार था, किसी ने आपके प्राइवेट राइट्स को वायलेट कर दिया और उसके संबंध में कोई लॉ नहीं है तो लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई होता है और आप कोर्ट के माध्यम से लॉ ऑफ टॉर्ट का सूट फाइल करके आप अपनी रेमेडीज ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्ट। प्रिंसिपल्स ये दीज आर दोज प्रिंसिपल्स अपॉन अ टॉर्ट बेस्ड। फर्स्ट है यूबी जस्ट इबी रेमेडियम। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, जहां अधिकार है वहां उपचार है। जहां जहां आपके अधिकार उत्पन्न होंगे वहां वहां पर आपको टॉर्ट के माध्यम से रेमेडी मिलेगी। इसके बाद है इबी रेमेडी उबीजस। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि ये पुरातन काल में एंशिएंट एरा में ये कॉन्सेप्ट चलता था, और जहां केवल रेमेडी एक संकीर्ण वे में रखी थी कि जितनी मेरी किताबों में जितना कुछ लॉ है वही अप्लाई कर पाऊंगा। यदि आज उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करते तो शायद वहाँ पर रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन वर्तमान में जो कॉन्सेप्ट है यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, मतलब आज आपके अधिकार जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ टॉर्ट आपको रेमेडी प्रदान करेगा, उपचार देगा। इसके बाद ये दो मैगजीम बड़े इंपॉर्टेंट हैं टॉर्ट के अंतर्गत, जिनको ब्रीफली में अदर लेक्चर्स जो आएंगे अपने तो उन लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे बेसिक चीज़ें जान लीजिए। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। ये दो वर्ड को अगर आप जान लेते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम के बारे में बता दें आपको, डैमेजेस तो डैमेजेस मतलब सिंपल वे में आपको कोई ना कोई डैमेज हुई है।
इंजरी की जब आप बात करेंगे तो आपका लीगल राइट वायलेट होगा, लीगल राइट। और आप जानते हो जहां पर आप लोगों ने अभी पढ़ा है डेफिनेशन में, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, लीगल राइट यदि आपका डैमेज हुआ है तो आपको टॉर्ट रिलीफ प्रदान करेगा। और यदि आपको केवल डैमेजेस हुई हैं, और डैमेजेस के लिए अलग से प्रावधान है यदि किसी एक्ट में, तो वहाँ पे मिलेगा। ये आपका जो डैमनम साइन इंजूरिया है, ये डैमेज विदाउट इंजरी की बात करता है, डैमेज विदाउट इंजरी। इसके बारे में एक बड़ा फेमस केस है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस है। एक स्कूल मालिक रहता है, उसका कोई एक एम्प्लॉय रहता है। एम्प्लॉय क्या करता है कि एम्प्लॉय और आपके जो मालिक थे उनके बीच में बनती नहीं है, वो क्या कर देता है, वहाँ से रिजाइन कर देता है, उसके बगल में एक स्कूल खोल देता है। स्कूल खोलने के बाद क्या होता है, जो पुराना वाला स्कूल था उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है कम, और वो पहुँच जाते हैं दूसरे वाले स्कूल में। अब जो पुराना स्कूल मालिक था वो क्या करता है, सिविल सूट फाइल कर देता है कि मुझे इनके स्कूल खोलने से मुझे हानि हो रही है। तब वहाँ पे कोर्ट डिसाइड कर देती है, प्रीवी काउंसिल डिसाइड करती है कि भाई आपको नो डाउट डैमेजेस तो हैं, हानि तो है, क्योंकि आपके आधे बच्चे सामने वाले के स्कूल में पहुँच गए, लेकिन आपको इंजरी नहीं हुई है। इंजरी मतलब क्षति नहीं हुई है, आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं किया है, क्योंकि उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे आपके लीगल राइट वायलेट हो। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में भी बताया गया, राइट टू ट्रेड, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। उसने आपके व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अपना फंडामेंटल राइट उपयोग करके नया व्यापार डाला। अब उसने अगर स्कूल खोल दिया है तो उसके लिए आपको कोई डैमेजेस उससे नहीं दिलाई जा सकती, और जब तक किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा तब तक टॉर्ट लागू नहीं होता। इसी प्रकार से क्या था, इंजूरियस एंड डैमनम में एक एसबी बनाम वाइट का केस बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। एसबी बनाम वाइट का केस, एसबी बनाम वाइट का जो मामला था, इसमें क्या हुआ कि जो वाइट साहब थे, डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट ने क्या किया, एसबी को वोट नहीं डालने दिया, और परिणाम ये हुआ कि जिस पार्टी को वो वोट डालने वाला था एसबी, वो पार्टी तो जीत गई, वो कैंडिडेट भी जीत गया, लेकिन एसबी का कहना था साहब मुझे राइट टू वोट से रोका गया है, राइट टू वोट मेरा लीगल राइट है, इसलिए मुझको क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, और वाइट के द्वारा अपकृत्य किया गया है। तो यहाँ पर प्रीवी काउंसिल ने और कोर्ट ने ये डिसाइड करके दिया, हाँ यहाँ पे वाइट ने जो इसको वोट डालने से रोका है वो लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट था, और ऐसे स्थान जहाँ पे लीगल राइट को क्या है वायलेट करने से लीगल राइट को वायलेट किया जाएगा, वहाँ पर सामने वाले को प्रतिकर देना पड़ा था। और ये जो मामला था एसबी बनाम वाइट का, इसमें एसबी के फेवर में न्यायालय ने जजमेंट दिया और बोला कि यहाँ पे वाइट शैल बी लायबल फॉर कंपनसेशन टू एसबी। सो दीज आर द मोस्ट प्रिंसिपल्स of principle of tort. There is one maxim also, res ipsa loquitur, परिस्थितियाँ स्वयं प्रमाण। जब कभी परिस्थितियाँ ये प्रमाणित कर देती हैं तो वहाँ पर भी लाइबिलिटी बनती है। सो दीज आर दी मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ टॉर्ट। मैंने आपको बताया था 4 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, टॉर्ट के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट तो आपने जान लिया, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों को हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो वो टॉर्ट होगा। अब ये टॉर्ट को आप आगे जब पढ़ोगे टॉर्ट को, तो कौन कौन से टॉर्ट होते हैं, एक सामान्य सी जिज्ञासा हम आपके बीच में पैदा होती है। तो मोस्ट ऑफ जो टॉर्ट होते हैं, इसके अलावा भी कई टॉर्ट हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ टॉर्ट हैं मैंने इस पर कवर किए हैं, जो टॉर्ट में विशेषता टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट इज नेग्लिजेंस। आप लोगों ने देखा होगा नेग्लिजेंस, मेरा विधिक कर्तव्य था, उस विधिक कर्तव्य का मैं वायलेशन कर रहा हूँ। माई लाइबिलिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी एंड अगेंस्ट समवन, और मैं उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो वो नेग्लिजेंस के बारे में आता है। जब आप आईपीसी में पढ़ेंगे तो नेग्लिजेंस की बात जो है आईपीसी में मोस्टली एक्सीडेंट केसेस में इनकी बात होती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के दौरान बताया कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो भी टॉर्ट होते हैं। अब ये नेग्लिजेंस कैसे हो गया, उपेक्षा बोलते हैं इसको, वर्ड को हिंदी में बोलते हैं उपेक्षा। सपोज आप कोई गाड़ी राइड करते हैं, गाड़ी राइड करने का आपका ये काम है कि भाई आप इतनी स्पीड से गाड़ी सिटी में चलाएंगे और राइट वे में चलेंगे, रॉन्ग वे में नहीं चलेंगे, और आप जो ड्यूटी फॉलो कर रहे हो उस ड्यूटी से सामने वाला भी उस वे में चलता है। सपोज सब लोग नियम तोड़ के गाड़ी चलाने लगें तो क्या होंगे, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाएगी। एक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि हम राइट वे में नहीं थे,
दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी राइट वे नहीं चलती है, जैसा 4 लाइन पे, 2 लाइन पे, डिवाइडर पे चलने का नियम है, उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। और वो नियम का फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आप क्या कर रहे हो, नेग्लिजेंस कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो। और उपेक्षा के लिए आपको आईपीसी में भी दंडनीय बनाया गया है। और जब आप एक्सीडेंट क्लेम के लिए जाते हो, क्लेम केसेस के लिए, तो ये जो क्लेम केसेस आपके अवार्ड होते हैं, ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत का टॉपिक है। अब इसके बाद आता है न्यूसेंस। आप लोग बहुत सुनते हो पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, बहुत तेज़ साउंड चला रहे हैं। आप लोग जब एग्ज़ाम पीरियड आता है तो एग्ज़ाम पीरियड में बहुत से लोग क्या करते हैं कि लाउडली कोई भागवत चल रही है, कथा चल रही है, सामने वाले का ये लिखा के रख दिया जाए कि एग्ज़ाम टाइम में कम से कम वॉल्यूम उपयोग करेंगे, और वॉल्यूम क्या है, बढ़ा के कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये क्या है, न्यूसेंस है। मैं किसी के एक रास्ता है, उस रास्ते पर जाके कोई मकान बना देता हूँ, रास्ते पर जाके कुछ गड्ढे खोद देता हूँ, ये सारी चीज़ें न्यूसेंस आती हैं, क्योंकि उस पब्लिक वे में या प्राइवेट वे में उसका अधिकार था, आप किसी दूसरे के अधिकारों को उल्लंघन करोगे तो न्यूसेंस कॉज करते हो। इसके बाद मोस्ट कॉमन आता है, आजकल समाज में बड़ा चलता है कि इसने फेसबुक पे ऐसा लिख दिया, ट्विटर पे ऐसा लिख दिया, इंस्टाग्राम पे ऐसा लिख दिया और मेरी उससे मानहानि हुई है, मैं मानहानि क्लेम करना चाहता हूँ। तो जो क्लेम में आप राशि के बारे में बात कर रहे हो, देखो ये दोनों प्रकार से काम करता है आपका आए, ये पेनल लॉज में भी काम करता है और सिविल लॉज में भी काम करता है। पेनल लॉज में कैसे, 499 धारा है आपकी क्या बोलते हैं कि आईपीसी की, वो मानहानि के बारे में कहती है, और मानहानि का जो अपराध करता है वो 500 में दंडित किया जाता है, धारा 500 में दंडित किया जाता है। अब आप बोलेंगे सिविल क्यों, देखो मानहानि में 2 साल की सज़ा मिलने वाली हो, किसी को सज़ा मिलने से हमारा तो कुछ लाभ होगा नहीं, सामने वाले ने तो मेरी मानहानि कर दी, मेरा प्रोडक्ट की सेल बच गई। सब फॉर एग्जाम्पल जैसे बोरोप्लस है, अब बोरोप्लस के बारे में कोई लिखना चालू कर देता है कि बोरोप्लस की जो क्रीम है वो फ़ायदा नहीं करती है, बल्कि पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ हो रही हैं। अब किसी ने लिख दिया बोरोप्लस के ऊपर। अब बोरोप्लस के बारे में जब ये सब चीज़ें लिखी गई तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी। अब प्रोडक्ट की सेल क्यों कम हो रही, क्योंकि सामने वाले ने मालाफाइडली गलत तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। तो इस स्थिति में वो इसको पेनल्टी दिलाएगा आईपीसी के अंदर, तो उसको क्या, उसको चाहिए तो क्लेम, उसको चाहिए कंपनसेशन, तो वहाँ पे वो सिविल के माध्यम से एक सिविल सूट फाइल करेगा टॉर्ट के अंतर्गत, और उसको मानहानि का दावा करेगा कि मेरी सो एंड सो मनी की मानहानि हुई है और ये मुझे प्रतिवादी से दिलाई जाए या डिफेंडेंट से दिलाई जाए। सो डिफामेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉ ऑफ काइंड्स ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप किसी के ऊपर हमला कर देते हो, आप किसी के घर में प्रवेश करते हो, ट्रेसपास करते हो जिसमें आपका काम नहीं था, या फिर एक आता है ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपने कोई काम नहीं किया था, आपको जबरन किसी मामले में खींच लिया गया, किसी ने अनावश्यक तरीके से आपको उस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए और आपको उसमें बरी कर दिया गया, आपको उससे बिल्कुल निजात मिल गई। तो उस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन केस लगा के हम उतना कंपनसेशन ले सकते हैं कि सामने वाले ने अनावश्यक रूप से मुझको परेशान किया और उस न्यायालय ने, जिस न्यायालय में मुझे ये प्रोसिक्यूट किया गया था, उस न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया है या मुझे एक्विटल घोषित किया गया है। इस वे से आप सामने वाले से कंपनसेशन, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ मैं आपको, टॉर्ट में क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, प्रतिकर मिलता है, ना कि सजा। तो टॉर्ट में ये आपके काइंड्स थे, काइंड्स ऑफ टॉर्ट, इनका जानना बड़ा आवश्यक है। समाज में ये बहुत सी चीज़ें, आपके डिफामेशन का केस हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, नेग्लिजेंस का, न्यूसेंस के मामले बड़े आते हैं, और इनके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो यू विल हैव टू रीड लॉ ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट। अब हो सकता है कि कोई काम मैंने किया हो सकता है कोई काम मेरे मालिक ने किया हो सकता है कोई काम मेरे पार्टनर ने कर दिया हो, तो लायबिलिटी कैसी बनेगी, जो काम मेरा है वो उसमें तो मैं लायबिल हूँ, ठीक है ना, मेरे द्वारा मेरी इच्छा से किया गया कृत्य क्या है, मेरा कृत्य, दैट एक्ट इज माइन, बट विदाउट माई इंटेंशन, विदाउट माई कंसेंट, एनीवन इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लायबिलिटी बताई गई है टॉर्ट की, 4 प्रकार की लायबिलिटी बताई गई। ये कह रहा है बाइकेलियस लायबिलिटी,
वाइकेरियस लायबिलिटी आपका प्रतिनिधिक दायित्व, मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, मालिक के इच्छा से कर रहा हूँ, तो वो कृत्य मेरा नहीं है। वहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा? मालिक जिम्मेदार होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ड्राइवर वगैरह होते हैं, तो उन ड्राइवर्स के बारे में यदि ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है, मान लीजिए बुंदेलखंड बस ट्रेवल्स है, उसकी कोई ड्राइवर बस चला रहा है, वो इंश्योर्ड नहीं है, अब इंश्योरेंस किसको कराना चाहिए था? मालिक को। और यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे आपको वाइकेरियस लायबिलिटी किसकी बनती है? मालिक की, इंश्योरेंस कंपनी की, मालिक ऑनर ड्राइवर, इंश्योरेंस कंपनी, इन तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद इन लोगों को इसमें लायबिलिटी बनाता है। फिर यदि इनका इंश्योरेंस होता है तो सारी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पे, क्योंकि इंश्योरेंस इसी पर्पज से किया गया था। लेकिन देयर शैल बी नो फॉल्ट ऑफ ड्राइवर एंड ऑनर। इसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आता है। इसमें आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी की आपकी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत और कठोर दायित्व का सिद्धांत, इनके बारे में एक केस है आपका रायलैंड्स बनाम फ्लेचर वर्सेस फ्लेचर। इस केस को जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। एक आती है ज्वाइंट लायबिलिटी। मान लीजिए कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म है, हम पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप फर्म में बोलते हैं कि हम अच्छे में तो आपके साथ हैं, लेकिन कोई गलती हो गई तो आप मेरे साथ नहीं है। ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आता है। अब पार्टनर हो तो सुख में भी साथी और दुख में भी साथी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से कोई नफ़ा हो जाता है तो आपको मिलेगा, नुकसान होगा तो भी आपकी लायबिलिटी, तो ज्वाइंट लायबिलिटी भी यहाँ पे बन जाती है। और ज्वाइंट लायबिलिटी में जितना आपका शेयर होगा किसी कंपनी में, उतना आपको कंपनसेशन या बेनिफिट मिलेंगे या देना पड़ेगा। तो सो दिस इज द टॉपिक ऑफ लायबिलिटीज ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट इज रेमेडीज इन टॉर्ट। मैं आपको लोगों को इसके पहले भी बता चुका हूँ। रेमेडीज क्या होंगी? रेमेडीज आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, प्रतिकर मिल जाएगा कि भैया ये चीज़ें हैं, ये इतने नुकसान हुआ 5,000 का 10,000 का, तो ये कंपनसेशन मोस्टली आपका मनी में होगा। ये आपका कंपनसेशन होगा, मनी रिलीफ आएंगे। इसके बाद डैमेजेस, यदि कोई हानि हुई है आपको, हो सकता है आपकी बस के बदले में आप बस चाहते हो या किसी और भी चीज़ है, कोई सामान था वो टूट गया तो आप डैमेजेस भी मिलेंगी आपको। इंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप SRA में भी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे और CPC में भी पढ़ सकते हैं। एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन, एक होता है परमानेंट इंजंक्शन। तो टेम्परेरी इंजंक्शन जो जैसे कि नाम से स्थित है कि जब तक केस चलेगा या कोई एक टाइम चीज़ लिमिटेशन लगा दी जाती है, कितने समय तक आप इस काम से विरत रहेंगे। इंजंक्शन क्या कहता है? किसी व्यक्ति चीज़ को विरत रखना, किसी चीज़ को आप यानी उसमें कुछ काम नहीं कर सकते। एक परमानेंट इंजंक्शन के भविष्य में भी आप ये काम नहीं करेंगे, तो इस प्रकार का भी रिलीफ रेमेडीज़ के रूप में दिया जा सकता है। एक होता है अवार्ड वर्ड क्या होता है कि क्लेम केसेस में यूज किया जाता है, मोस्टली क्लेम केसेस में होता है, या फिर आपके ट्रिब्यूनल मामले होते हैं, आर्बिट्रेशन के मामले होते हैं, तो वहाँ पर जो जजमेंट दिया जाता है उसको अवार्ड बोलते हैं। और अवार्ड में भी राशि भी हो सकती है, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। एक होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो आपको क्या किया गया? रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, वापस प्रॉपर्टी दिलाई जाएगी टॉर्ट के माध्यम से। और आपको यहाँ पे फिर से आपको याद दिला दूँ कि रेमेडीज ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत वो चीज़ें हैं जो किसी लॉ में डिफाइन नहीं की गई, वो चीज़ें आप टॉर्ट से ले सकते हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शन ऑफ टॉर्ट। किसी ने अपकृत्य कर दिया, मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे वो काम करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मान लीजिए कोई डाकू की एक टोली आती है, डाकू आते हैं, आपके सिर पर गन रखते हैं, गन पॉइंट पे क्या करते हैं, ये काम करो, तो क्या मैं उस काम के लिए जिम्मेदार हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मुझे मजबूरी बस करना पड़ा ना, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, दैन मुझे करना पड़ा। काम किसका था? वो डाकुओं का।
डाकुओं ने उसको रोका, उसके ताला खोल लेते हो आप, चाबी खोल लेते हो, किसी लोहार को लेके ले गए, तो वहाँ पर मैं अपने कृत्य के लिए जिम्मेदार हूँ, बिना किसी भय दबाव के किया गया है। यदि मैंने स्वतंत्र सहमति से, फ्री कंसेंट से कोई एक्ट किया है, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज नॉट। एक्सेप्शन ऑफ टॉर्ट यही चीज़ों के बारे में बात करता है कि कौन सी चीज़ों के लिए मुझे लायबिल नहीं ठहराया जाएगा, मुझे दायित्वाधीन नहीं बताया जाएगा। मैं कौन सी चीज़ों के लिए एक्सेप्शन में आऊँगा और मुझे इन एक्सेप्शंस का लाभ लेके मैं ना कंपनसेशन दूंगी ना रिलीज दूंगा। सपोज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यदि वादी वाद लाया है, प्लेंटिफ वाद लाया है, उसने उस कार्य के लिए उसकी सहमति दी गई थी। सेक्शन 87 आईपीसी के अंतर्गत बोला गया है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, आईपीसी में भी बताया गया है, लेकिन आईपीसी का और टॉर्ट का सिविल क्रिमिनल का मैटर फंस जाता है कि सिविल में अप्लाई होता है, लेकिन आईपीसी में अपने 87 में स्वतंत्र यदि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को अप्लाई किया गया है कि यदि वादी ने किसी कार्य के लिए सहमति दी है और उसके दौरान उसको इंजरी हुई है तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, प्रतिवादी से किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कबड्डी खेलने गया और कबड्डी में मुझे स्क्रैच आ गए, इंजरी आ गई, तो कबड्डी तो आप उस टीम में अपना नाम लिखाया, आपने रेफरी के सामने कि हम भी ये कबड्डी खेलेंगे, अब आपको इंजरी। Fraser also defined the tort in this way: the tort is the infringement of right of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। सो फ्रेजर ने भी यही कहा है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होना चाहिए, किसी के व्यक्ति के आपके राइट को वायलेट करते हो, उनके राइट्स को इंटरफियर करते हो, तो वहाँ पर टॉर्ट में क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा और वो सूट फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है। इसके बाद आता है विनफील्ड की डेफिनेशन। विनफील्ड भी एक अच्छे जुरिस्ट थे टॉर्ट के, जुरिस्प्रूडेंस के, उन्होंने भी टॉर्टियस लाइबिलिटी के माध्यम से टॉर्ट को डिफाइन किया है। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच ऑफ redressable by an action for unliquidated damages। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के आप अधिकारों को इन्फ्रिंज करते हैं या वायलेट करते हैं तो वहाँ पर टॉर्ट के माध्यम से आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि आपने जो क्षति उसको पहुँचाई है उसकी क्षतिपूर्ति आप दें। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लिमिटेशन एक्ट की जो लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, उसमें भी सेक्शन 2 में अपकृत्य ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेबल, और इन तथ्यों पर सुनकर आपको एक्सेप्शन ऑफ टॉर्ट आप साबित कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट। कलेक्टर कोई काम कर रहा है लॉ के अधीन तो क्या उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? नहीं ठहराया जाएगा, तो वो भी एक्सेप्शन में कवर होंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मान लीजिए जज को अपॉइंट किया गया, जज ने कोई जजमेंट दे दिया, तो क्या उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, टॉर्ट लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद है एक्ट ऑफ नेसेसिटी। छोटी हानि को, बड़ी हानि को रोकने के लिए किसी को छोटी इंजरी कॉज कर दे। सपोज एग्जांपल, एक जगह पे आग लगी है, आग लगी थी और लगातार 3-4 मकान बने हुए थे। आजकल कंपनियां जैसे कॉलोनीज में बने रहते हैं, 1 फ्लैट नंबरिंग डली रहती है, 162, 163, 164। अब क्या हुआ, 162 जो आपका ये इस प्रकार से मकान बने थे, ये 3-4 मकान बने हुए थे, 162 में क्या हो गया, आग लग गई, ठीक है ना, फायर हो गई। अब ये क्या करता है, 163, 164 और 165, 162 में इतनी भयानक आग लगी है कि 163 में भी लगेगी, 64 में भी लगेगी, 65 में। अब ये क्या करता है, आवश्यकता दी ये 163 के मकान को एबॉलिश कर देता है, तोड़ देता है, जिससे 164 और 165 मकान नंबर बच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी था। अगर ये आग ना रोकी गई होती तो ये आग पूरे में फैल गई होती। तो जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर भी आप एक्सेप्शन ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत आएंगे और प्रतिवादी को ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि मेरा जो कृत्य था
मेरी इच्छा के विरुद्ध था और मुझे बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि करनी पड़ी, और ऐसी स्थितियों में टॉल्ट में आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको ये प्रमाणित करना पड़ता है कि ये मेरा जो एक्ट है वो जस्टिफिकेशन और एक्सेप्शन ऑफ टॉल्ट के अंतर्गत आता है। इसको कभी कभी जस्टिफिकेशन ऑफ टॉल्ट भी बोलते हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ टॉल्ट। So this was the exception of tort. Next is decided cases। देखिए टॉल्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो केसेस के आगे पीछे ही घूमता है, और केस स्टडी मेथड से टॉल्ट को लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे चल के एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ सारे केसेस को तो मैं इस वीडियो में लेक्चर में कवर नहीं कर सकता था, लेकिन जो मोस्ट ऑफ केसेस थे टॉल्ट के मैंने कवर करने की कोशिश की है। जैसे एसबी बनाम वाइट का मामला, एसबी बनाम वाइट का जो मामला था वो आपको मैंने बताया कि इंजूरियस साइन डेमनम पर केस था। ये आपका इंजूरिया साइन बनाम डेमनम पर है, साइन डेमनम क्षति बिना हानि पर है। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस जो था वो डेमनम साइन इंजूरिया पर था, डेमनम साइन इंजूरिया। ये आपका हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड जो ऑटो रेसिंग क्लब था, ये वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया पर रहा। तो निकोलस बनाम जो मार्शलैंड का केस था वो एक्ट ऑफ गॉड पर था। दैवीय कृत्यों में किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी ना बने, इसके संबंध में ये केस डिसाइड किया गया था। डॉनोक वर्सेस स्टीवेंसन का केस बड़ा ही लीडिंग केस है और लॉ ऑफ टॉर्ट में बड़ा इसका महत्व होता है। साथ में नेग्लिजेंस पर ये विशेष प्रोनाउंसमेंट किए गए थे इसमें, उपेक्षा के कृत्य पर। रायलेंस बनाम फ्लेचर का आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रिंसिपल इस केस में दिए गए। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पर था। लास्ट आता है डिक्सन वर्सेस होल्डन का, ये आपका डिफॉर्मेशन पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इसमें लेट डाउन किए गए थे, डिफॉर्मेशन पर, मानहानि पर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस रिगार्डिंग द टॉर्ट। अपकृत्य के संबंध में पूरे केसेस तो कवर करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस वीडियो में मैंने लीडिंग केसेस अपलोड किए हैं और ये चीज़ें आपको कंपटीशन में, एकेडमिक में सारे प्रकार से और टॉर्ट को बड़े आसानी से समझने में आसान हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कंक्लूजन। मैंने इतना कुछ पढ़ा टॉर्ट, उसके बाद ये पूरी स्लाइड बनाई या सारी कुछ आया। इसके बाद मैंने ये प्रिज्यूम किया अगर ये 4 टॉपिक आपको आते हैं, 4 से 5 टॉपिक आपको आते हैं और इनके बारे में आप जानते हो, तो ये कॉमन चीज़ें आप टॉर्ट के बारे में बड़े आसानी से जान सकते हो। जैसे मैंने इसको बताया कि टॉर्ट, एक तो टॉर्ट की डेफिनेशन जान लीजिए, टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स जान लीजिए और काइंड्स ऑफ टॉर्ट जान लीजिए। जैसे आप टॉर्ट की डेफिनेशन को अदर टॉर्ट के जो कंटेंट्स हैं, टॉर्ट के प्रकार हैं, उन पर अप्लाई करोगे, यही चीज़ें हैं। और इतना आपको याद होना चाहिए, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग जिसके अंतर्गत विच डज नॉट एक्सक्लूसिवली इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन परफेक्ट डेफिनेशन है, उसको आप याद कर लीजिए। और टॉर्ट के काइंड्स को जान लीजिए, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफामेशन, ये सारी चीज़ें, तो आपको टॉर्ट आ गया। अब टॉर्ट में टॉर्ट हो गया तो उसको क्या होगा, उसको क्या मिलेगी, रेमेडी मिलेगी। रेमेडी में क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप रेमेडी को बड़े आसानी से जान सकते हो। और रेमेडी में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये देखना पड़ेगा आपको। रेमेडी में आप उससे कंपनसेशन ले लो, उससे डैमेजेस ले लो या इंजंक्शन ले लो। डी से डैमेजेस, सी से कंपनसेशन और आई से इंजंक्शन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। लाइबिलिटी बनती है, भाई लाइबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी है कि एजेंट की लाइबिलिटी है कि सर्वेंट की लाइबिलिटी है, ये चीज़ें आपको पढ़ना आवश्यक होगी। वाइकेरियस पढ़ लो, ज्वाइंट पढ़ लो, एब्सोल्यूट पढ़ लो। जस्टिफिकेशन इसलिए आवश्यक है, आप वकील के तौर पर यदि टॉर्ट में खड़े हो रहे हो तो आपको ये पता ना चाहिए कि डिफेंस क्या ले लें हम, एक्सेप्शन क्या है। जब कभी टॉर्ट प्रमाणित हो जाए, आपको लगता है कि मेरा क्लाइंट हार जाएगा, देन यू विल हैव टू गो जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट पर। आप जस्टिफिकेशन पर चले जाओ, उनमें से कोई भी जो कैटेगरी मैंने एक्सेप्शंस में बताई गई उन कैटेगरी पर अपनी एविडेंस ले दो, अपना डिफेंस दे दो, योर क्लाइंट विल बी फ्रीड और एक्विटल होने की पूर्ण संभावना है और डिक्री हो सकता है इन फेवर में चली जाए सामने वाले के। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूबीजे सीबी रेमेडियम क्योंकि टॉर्ट का विस्तार लिमिटेड नहीं है। टॉर्ट
एक किसी एक्ट में बंधा हो नहीं हो, हर चीज़ एक्ट में बांध दी जाए, उसके बाद जो कुछ बच जाए वो टॉर्ट है। जितने एक्ट आ गए, जितने कानून आ गए, उसके बाद कोई इंजरी कॉज हो जाए जिसके संबंध में कानून में प्रावधान नहीं है, वहाँ पर भी आपको रेमेडी टॉर्ट देगा। तो टॉर्ट और जुरिस्प्रूडेंस लगभग ग्रांड नॉर्म की कैटेगरी में। लॉ में यदि आपको कुछ बेसिक से स्टार्ट करना है, देन यू विल हैव टू रीड जुरिस्प्रूडेंस एंड यू विल हैव टू रीड टॉर्ट। These are the two pillars by which you can start to learn the law। इसीलिए आपके सिलेबस में BLLB में फर्स्ट सेम में, LLB में फर्स्ट सेम में लॉ ऑफ टॉर्ट रखा गया है कि आप लोग अपकृत्य के नेचर को समझें, अपकृत्य समझें। ये लेक्चर मेरा आप लोगों को इंट्रोडक्टिव टॉर्ट के बारे में बताने के लिए था, और इस लेक्चर के पश्चात में आपको टॉर्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इन पॉइंट्स पर और भी वीडियोस प्रिपेयर करूंगा जिससे आप टॉर्ट को अंडरस्टैंड करने में आसान हो जाए। और आगे चल के आपसे मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको डिफॉर्मेशन के बारे में, कि मेरी मानहानि हुई है, मैं क्या करूं, तो आपको तो IPC अकेली याद आएगी। आप टॉर्ट को याद कब करोगे? जब आप टॉर्ट में जानोगे कि कंपनसेशन तो आपको टॉर्ट से ही मिलना है। सामने वाले को आपको सज़ा दिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो कहता है कि फेसबुक पर इसने मेरी मानहानि कर दी है, मुझे पैसा चाहिए, मेरी इतनी मानहानि हुई है इतने रुपए की, तो उसके लिए टॉर्ट पढ़ना आवश्यक है। और आप टॉर्ट पढ़िए, और इन टॉपिक्स के माध्यम से बड़े आसानी से आप टॉर्ट पढ़ सकते हैं। और आगे वाली जो वीडियोज़ आएंगी उनको ज़रूर अपलोड कीजिएगा। सो नाउ आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट lecture about the briefing of tort. Thank you.